नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। सुन रहे हैं कि सरकार कुछ बड़ी बैठकें कर रही है, बड़े बड़े अधिकारी इनपुट्स दे रहे हैं, अभी के जो हालात है उसकी समीक्षा की जा रही है। लेकिन जब आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको ये लगेगा मानो जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। आज मैं ये सवाल पूछना चाहती हूं कि आप जो सरकार चुनते हैं, आप जो ये भर भर कर टैक्स देते हैं, कठिनाई के वक्त ये सब काम क्यों नहीं आता है? आपका टैक्स देना, आपका सरकार चुनना क्यों काम नहीं आता है? क्यों आपको दर दर भटकना पड़ता है? इस देश की जनता की आवाज कहीं पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है? इस सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए, इस सिस्टम को बार बार जगाने के लिए क्यों हर बार कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है? क्यों कोर्ट ही को फटकार लगानी पड़ती है? आज मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द है, इन्हीं सवालों को उठाती हुई है। आप गौर से देखिए। सुबह से यहाँ आए हैं, कोई देखभाल नहीं करी, घर सरकार का नहीं होते ना, कोई ऑक्सीजन भी नहीं। तो क्या ये मान लिया जाए कि देश में कोरोना से जो त्राहिमाम है उससे लड़ने की कहीं कोई ठोस तैयारी है ही नहीं? पैसे लगाने के बाद अपने पापा को पत्ते नहीं देगी। कोई सरकार लेके जाए। लोग मर जाएं, खप जाएं, हजारों परिवार बिखर जाएं और कोई सुध लेने वाला ही नहीं। हमारे साथ तो अब बीतेगी, अब किसी और के साथ तो मत करो बेटा, हमारा उजड़ गया सब कुछ। आम आदमी परेशान है, अपनों की मौत से कराह रहा है। डॉक्टर बेबस नजर आ रहे हैं, हाई कोर्ट में खड़े होकर वकील रो रहे हैं, जज कह रहे हैं कि हम सब असहाय हैं और सिस्टम चलाने वाले लोग एक दूसरे पर सिर्फ टोपी ट्रांसफर करते रहे। आज देश की सबसे बड़ी अदालत से जो खबरें सामने आई वो सिर्फ सिस्टम पर नहीं, सरकारों पर भी सवाल खड़े करती हैं और गंभीर सवाल खड़े करती हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज जब कोरोना पर सुनवाई शुरू हुई तो कोर्ट का रुख बेहद सख्त था। जज खास तौर पर ऑक्सीजन और हॉस्पिटल में बेड की कमी से नाराज नजर आए। जजों ने ये भी पूछा कि कोविड वैक्सीनेशन को लेकर निरक्षर लोग कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब तक ऑक्सीजन सिलेंडर और टैंकर्स की सप्लाई को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं? हॉस्पिटल्स के पास इस समय कितनी ऑक्सीजन मौजूद है? क्या इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने की कोई व्यवस्था बन सकती है? ऑक्सीजन सप्लाई पर केंद्र की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक चार्ट रखा गया, जिसके बाद कोर्ट ने कहा, इस चार्ट में दिल्ली को 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिखाया गया है। दिल्ली की मांग 700 मीट्रिक टन है। दिल्ली कोई औद्योगिक राज्य नहीं है, यहाँ उत्पादन नहीं हो सकता। आप इस बात पर जोर मत दीजिए कि ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने की क्षमता नहीं है। आप दिल्ली की मदद कीजिए, क्योंकि दिल्ली पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है। अगर कुछ नहीं किया गया तो सोमवार तक 500 लोगों की और मौत हो जाएगी। इस पर राष्ट्रीय स्तर पर ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाली केंद्रीय टीम की प्रमुख सुमिता डाबरा ने कहा, अगर दिल्ली की तरफ से और सप्लाई की डिमांड आएगी तो उसे पूरा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी फटकार लगाई। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वो केंद्र के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाए। जजों ने कहा, यह समय है जब दिल्ली के लोगों के लिए ऑक्सीजन और दवाइयां जुटाने के लिए मिलकर
काम करना चाहिए। राजनीति चुनाव के समय की जाती है, ऐसे संकट के समय नहीं। दिल्ली समेत देश के तमाम हिस्सों में लोग अस्पताल में दाखिले के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेड मौजूद नहीं है। कई जगह तो डॉक्टरों और हेल्थ केयर वर्कर्स को भी बेड नहीं मिल रहे हैं। आज कोर्ट ने इसे लेकर केंद्र सरकार से कहा, लोगों को सही कीमत पर इलाज मिल सके ये सुनिश्चित करना जरूरी है। जो लोग स्वास्थ्य सेवा में लगे हैं उनकी सुरक्षा जरूरी है। हम चाहते हैं कि हमारी सुनवाई से सकारात्मक बदलाव हो। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या उसने कोविड के मरीजों को हॉस्पिटल में भर्ती करने को लेकर कोई स्पष्ट राष्ट्रीय नीति बनाई है। जजों का कहना था कि मरीजों को हॉस्पिटल में उचित कीमत पर इलाज मिल सके ये सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। वैक्सीन की अलग अलग कीमतों को लेकर भी कोर्ट ने तीखे सवाल दागे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, केंद्र सरकार 100% वैक्सीन क्यों नहीं खरीद रही? एक हिस्सा खरीदकर बाकी वैक्सीन बेचने के लिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को क्यों स्वतंत्र कर दिया गया? वैक्सीन विकसित करने में सरकार का भी पैसा लगा है, इसलिए ये सार्वजनिक संसाधन है। 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों के वैक्सीनेशन को लेकर एक तरफ राज्य सरकारें हाथ खड़े कर रही हैं क्योंकि वैक्सीन मौजूद नहीं है, लेकिन कई लोग रजिस्ट्रेशन को लेकर भी परेशान हैं। आज कोर्ट ने पूछा कि जो लोग निरक्षर हैं और कोविन ऐप इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं? सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर अपना दुख दर्द साझा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। हम नहीं चाहते कि इस जानकारी को दबाया जाए, हम तक ये आवाजें आने दीजिए। कोर्ट से आई इन खबरों के बीच आज कोरोना के आंकड़ों ने फिर डराया। महाराष्ट्र, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में हालात बेहद खराब हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में जितनी मौतें हो रही हैं, उसमें करीब 50% सिर्फ इन 3 राज्यों में हो रही हैं। महाराष्ट्र में 26.3%, दिल्ली में 12.3%, छत्तीसगढ़ में 8.9% और बाकी राज्यों में 52% मौतें हुई हैं। कोरोना से मौत के मामले में दिल्ली अब दूसरे नंबर पर है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 395 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में अब देश में दूसरे नंबर पर डेथ रिपोर्ट हो रही हैं। तो अगर हम देखें कि महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गुजरात, झारखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यह वह स्टेट्स हैं जहां पर की थोड़ी अधिक संख्या में डेथ रिपोर्ट हो रही हैं। दिल्ली में कोरोना के लगातार बिगड़ते हालात के बीच सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी के ही विधायक शोएब इकबाल ने कहा है कि आज हमें विधायक होने पर शर्म आ रही है क्योंकि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट तुरंत यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाए, वरना सड़कों पर लाशें बिछ जाएंगी। दिल्ली सरकार के काम की कार्यप्रणाली के ऊपर खुद पार्टी के विधायक के अलावा विपक्षी पार्टियां भी निशाना तो साध ही रही हैं, लेकिन हाईकोर्ट में भी पिछले करीबन 2 हफ्ते से लगातार इस मामले पर सुनवाई चल रही है और कई बार ऐसे मौके भी सामने आए हैं जब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी दिल्ली सरकार के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट कोरोना से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान कोर्ट भी आज चिंतित नजर आया। कोर्ट में आज बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के चेयरमैन रमेश गुप्ता भावुक हो गए। कहा, हर रोज 15 से 20 जान पहचान के लोगों की मौत की खबर आ रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। हाईकोर्ट ने कहा, डॉक्टर भी रो रहे हैं, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। डॉक्टरों का रोना सरकार की बड़ी नाकामी है। हम खुद डरे हुए हैं और असहाय महसूस कर रहे हैं। इस वक्त हमारी हालत उस टाइटैनिक शिप जैसी है जिस पर जान बचाने के लिए सिर्फ कुछ बोट मौजूद हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि कोरोना के खिलाफ ये युद्ध है, सिर्फ लड़ाई नहीं। जरा सोचिए, जब डॉक्टर, वकील और तमाम बड़े बड़े लोग बेबस महसूस कर रहे हैं तो आम आदमी की भला क्या बिसात। तो कल आपको पता है ना क्या तारीख है? 1 तारीख है, 1 मई। बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने वाला है। 18 प्लस से लेकर 44 साल के लोगों को टीका लगने वाला है। टीका है कहां से लगाएंगे टीका? आप किसी भी राज्य की सरकार से पूछ लीजिए, वो ये कह रहे हैं हमारे पास है ही नहीं। जो टीका बनाने वाली 2 कंपनियां हैं वो अभी इतना टीका को प्रोड्यूस कर ही नहीं पा रही है, उनका प्रोडक्शन है ही नहीं कि वो आप तक पहुंचाएंगी। 45 प्लस जो लोग हैं वो भी अभी लंबी लंबी कतारों में हैं। तो फिर 44 से नीचे और 18 से ऊपर वाले कतार में कहां किस पोजीशन पर होंगे ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अभी वैक्सीनेशन एक लौती वो चीज है जो हमें इस विशियस सर्कल से बाहर निकाल सकती है। तो फिर हमारी तैयारी पूरी क्यों नहीं थी? ऐलान तो हमने बड़े बड़े किए।
एक तरफ कोरोना की मार है, दूसरी तरफ वैक्सीन की कमी से हाहाकार है। ये देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की तस्वीरें हैं, जहां 2 मई तक वैक्सीनेशन रोक दी गई है। वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे लोगों को लौटाया जा रहा है। दावा है कि मुंबई में सिर्फ 20,000 वैक्सीन बची हैं। हम इस वक्त महाराष्ट्र के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर में हैं और यहाँ पर जहाँ लोगों की भीड़ जमा होती थी, लोग कतार में रहकर वैक्सीन लगवाने आते थे, पूरे मुंबई भर से लोग बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुँचते थे। यहाँ कुर्सियाँ खाली हैं। इसकी वजह यह है कि एक बार फिर से वैक्सीन की किल्लत सामने आई है और वैक्सीनेशन को अगले 3 दिनों तक रोकना पड़ा है। महाराष्ट्र सरकार पहले ही 18 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले लोगों को वैक्सीन लगाने से 15 मई तक हाथ खड़े कर चुकी है। 18 वर्ष से ज्यादा को वैक्सीन भी बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं लगेगी। सरकार की प्राथमिकता 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने की है। अब तक 61% लोगों को पहली डोज जबकि 12% लोगों को दोनों डोज लग पाई हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि महाराष्ट्र के पास 7.5 लाख वैक्सीन अब भी मौजूद हैं। 20 लाख वैक्सीन की डिलीवरी अगले 3 दिन में होनी है। ऐसे में वैक्सीन की कमी का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन वैक्सीन की कमी तो उत्तर से दक्षिण तक महसूस की जा रही है। श्रीनगर घाटी में भी वैक्सीन खत्म हो गई है। कश्मीर घाटी में कोरोना वैक्सीन को लेकर एक असमंजस बना हुआ है, जहां सरकार और प्रशासन की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर्स पे आप देख सकते हैं कि आउट ऑफ स्टॉक का बोर्ड लगा दिया गया है। 28 तारीख को लगाया गया था और इसमें लिखा गया है कि प्लीज कंफर्म आफ्टर 5 डेज, यानी 5 दिन के बाद आप ये यहाँ से कंफर्म किया कि वैक्सीन है कि नहीं। बेंगलुरु में 45 साल से ज्यादा के लोगों को वैक्सीन लगना जारी है। हालांकि सरकार 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन पर अभी तैयार नजर नहीं आ रही है। ये बेंगलुरु के बेगूर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं, जहां पर लोग जो है वो अपने वैक्सीनेशन का इंतज़ार यहां पर कर रहे हैं। 45 साल के ऊपर के जो एज ग्रुप है उन्हें फिलहाल वैक्सीनेशन लग रहा है। कर्नाटका में भी 18+ एज ग्रुप जो है उन्हें अपने वैक्सीनेशन के लिए अब तक इंतज़ार करना होगा, क्योंकि सरकार ने साफ कह दिया है कि 1 मई को उस एज ग्रुप को वैक्सीन लगाना फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि स्टॉक जो है वो राज्यों तक नहीं पहुंचा है। राजस्थान ने 4.25 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर भी दे दिया है, पर अब तक भरोसा मिला है सिर्फ 3 लाख वैक्सीन का। ऐसे में सवाल है कि सभी को वैक्सीन लगेगी कैसे? वैक्सीन मिल जाएगी मान लो, तभी तो इतने बड़े तबके को उसको वैक्सीनेट करने की काम हम कर सकते हैं। यही हाल बाकी सरकारों का है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र, गोवा और झारखंड 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू करने से हाथ खड़े कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश ने हाथ तो नहीं खड़े किए हैं, पर यह कह दिया है कि टीके ऑर्डर कर दिए गए हैं और जब टीके आएंगे तभी लगने शुरू हो पाएंगे। अब से 1 सप्ताह पहले हम लोग 50-50 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दोनों कंपनीज को दे चुके हैं। अब सवाल ये है कि कंपनी के पास अवेलेबिलिटी का जो स्थिति है उसी के अनुसार हमको मिलेगा, लेकिन हम उसके लिए पंजीकरण कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारा पूरा प्लान यह है कि हम 1 तारीख से उसको जरूर करें। अब तक देश में 12 करोड़ 54 लाख से ज्यादा लोग पहली डोज लगवा चुके हैं, जबकि 2 करोड़ 67 लाख से ज्यादा लोग दूसरी डोज भी लगवा चुके हैं। अब तक कुल 15 करोड़ 22 लाख वैक्सीन लगाई जा चुकी है, लेकिन अब भी 45 साल से ज्यादा की आबादी के बड़े हिस्से को वैक्सीन लगाई जानी बाकी है। ऊपर से 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन का दरवाजा खुलते ही वैक्सीन की मांग बढ़ी है, लेकिन अब तक प्रोडक्शन तेज होने की कोई खबर नहीं है और ऐसे में लोग ऐप पर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। अब तक करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, लेकिन उन्हें कोई तारीख नहीं मिली और ऐसे में सवाल ये कि ऐसा आदेश दिया ही क्यों गया, जिसके होने या न होने से कोई फर्क पड़ने वाला था ही नहीं। कोरोना के संकट में क्या कोशिश हो रही है कि जो जैसे मदद बन सके बन पड़े कर ले आगे वाले की, लेकिन कुछ ऐसे गिद्ध बैठे हुए हैं जिनकी आंखों का पानी मर गया है और उनमें से एम्बुलेंस वाले अव्वल दर्जे पर बैठे हुए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई थी और ये कहा था कि ऐसे मौके पर गिद्ध ना बने,
लेकिन ये इनकी संवेदनाएं सब की सब मर चुकी हैं। आज इन्हीं गिद्धों पर मास्टर स्ट्रोक की अगली रिपोर्ट है। लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं। हर तरफ मातम है, चित्कार है, चीख और वेदना की पुकार है। हिंदुस्तान की पूरी मानव जाति हिली हुई है, कह सकते हैं कि अंदर ही अंदर से डरी हुई है। मंत्रियों के लिए बैठ रख रहे हैं, हमारी माँ के लिए भी रख लो, अपने माँ बचा रहे, हमारी बात बचा लो। सत्ता और सरकारों के रवैये ने हिंदुस्तान को बर्बाद करके रख दिया था, तो मानवता के गद्दारों की भी इस देश में कोई कमी नहीं है। देश की राजधानी तक में अस्पताल का अभाव है, लोग दम तोड़ रहे हैं। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसे क्रूर, कायर और मक्कार भी हैं जो इस आपदा में भी धिक्कारिता के अवसर तलाश रहे हैं। पिछले दिनों दिल्ली के राजीव नगर से एक पर्ची की तस्वीर सामने आई जो ये बता गई कि गिरती लाशों के बीच गिद्धों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि एक एम्बुलेंस ने शालीमार बाग से पीतमपुरा तक मात्र 3 किलोमीटर दूर जाने के लिए मरीज के परिजनों से 10,000 रुपए वसूले थे। मतलब 30 रुपए प्रति मीटर और 3,000 रुपए से ज्यादा प्रति किलोमीटर। एक पर्ची ने तमाम लोगों की सामाजिक मानसिक चेतना को हिलाकर रख दिया। तो हमने भी इसकी पड़ताल करने की सोची और हमारे संवाददाता मनोज वर्मा हवाओं में फैले जहर के बीच जान हथेली पर रखकर निकल गए दिल्ली के LNJP अस्पताल। भैया एम्बुलेंस खाली है? ये यहीं से एक पेशेंट को लाना है दरियागंज से, यहीं ले आना। ऑक्सीजन? ऑक्सीजन चाहिए होगा। ऑक्सीजन नहीं है, बिना ऑक्सीजन के। अंदर से एक पेशेंट लेके आना है LNJP। बात करो। ऑक्सीजन अभी ऐसा लग नहीं रहा, लेकिन बस शिफ्ट करना है। भाई अगर ऑक्सीजन चाहिए, हमारे पास ऑक्सीजन है नहीं। अच्छा ठीक है। और यहाँ टाइम लगेगा, बेड पक्का हो गया? नहीं बेड नहीं है ना। पहले बेड की पता करो ना, क्या खाते रहोगे? अच्छा बेड नहीं है, बेड नहीं मिल रहा। पता करो पहले, अब तो अपना चार्ज ले लेंगे। कितना पैसा लगेगा? बेड की पता करो। ठीक है, बेड अगर मिल जाता वो तो मैं फोन करवा रहा हूँ, हो ही जाएगा बेड का। तो तभी तो मैं समझ गया, मैं करवा रहा हूँ, फोन हो जाएगा, तभी तो मैं बात करने आ गया ना। कितने पैसे लगेंगे? यही पास से ही तो लाना है। हाँ भैया, हाँ कोविड का है। 4,000 रुपए। दरियागंज थाना देखा है ना, उसका सामने वाली गली से ही है बस। बेड के लिए तो मैं फोन कर रहा हूँ, वो हो जाएगी। आप कल्पना कीजिए कि मात्र 1 किलोमीटर के लिए एम्बुलेंस वाला 4,000 रुपए मांग रहा है और उसके पास ना ही ऑक्सीजन है, ना ही दूसरी सुविधा। इतना ही नहीं, एम्बुलेंस में बैठे लोगों ने हमें बताया कि पहले आप बेड का इंतजाम कर लें, क्योंकि बेड नहीं होगा तो एम्बुलेंस का किराया डबल होता रहेगा। बातों ही बातों में इसने बताया कि अभी एक पेशेंट को इन्होंने यमुनानगर में भर्ती करवाया है। जब हमने यमुनानगर के किराए के बारे में बात की तो हम भी हैरान रह गए। यमुनानगर जाने के इसने हमसे मांगे 46,000 रुपए। सोचकर रूह कांप उठती है कि एक गरीब आदमी इतना किराया कैसे दे पाएगा और बेड न मिलने पर डबल किराया कैसे दे पाएगा। हमने फिर इससे पूछा तो पहले गाड़ी के डबल हो जाएंगे एम्बुलेंस के पैसे। हाँ वही मैं फोन पे ही पूछ रहा था, 2-2 किलोमीटर के 5-5, 10,000 रुपए मांग रहे हैं। हाँ अगर यहाँ नहीं मिला तो आप जहाँ बता रहे हैं जैसे यमुना। भैया पता है क्या है, यमुनानगर, जलंधर, जहानाबाद, एक बार पहले आप अपने बंदे को वहाँ भेजिए। अच्छा वहाँ भेजें पहले? वहाँ भेजिए, भेजने के बाद वो अपना बेड कंफर्म कर लें, वो वहीं रुके, उसके बाद में आप लोग यहाँ से गाड़ी लेके तुरंत ही निकल। तो यहाँ से कितना पैसा लगेगा अगर यमुनानगर में हो जाता है तो? यमुनानगर अगर यहाँ नहीं मिलता? हाँ पैसा भाई, पैसे यमुनानगर के लिए वो बता देंगे, आज जितने में हम कर देंगे तो बता देंगे।
अरे वो घर एक बार बता तो दूँ ना फिर घर पे। 46,000 यमुनानगर के। अच्छा अभी लेके आए हैं इधर? अच्छा यमुनानगर छोड़ के आए हैं, ठीक है। दिल्ली से हरियाणा के यमुनानगर की दूरी मात्र 186 किलोमीटर है, लेकिन ये एम्बुलेंस वाले 46,000 रुपए मांग रहे हैं। ऐसे में ये क्रूरता नहीं तो और क्या है, जबकि पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट में प्राइवेट एम्बुलेंस की मनमानी को लेकर सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि ये राज्य सरकारें सुनिश्चित करें कि प्राइवेट एम्बुलेंस ज्यादा वसूली न करें। अदालत ने कहा था कि एम्बुलेंस सर्विस के लिए राज्य सरकारें उचित रेट तय करें, लेकिन उसके बाद भी कोई भी सरकार ऐसा नहीं कर पाई। नतीजा आज हम सबके सामने है, क्योंकि एम्बुलेंस को लेकर हमारी पड़ताल जारी थी। हमारा मकसद ये जानने का था कि आखिर इतना किराया क्यों वसूला जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे हमारी पड़ताल जारी थी वैसे वैसे ये बात भी साफ होती जा रही थी कि दिल्ली में अगर आप बीमार पड़ जाएं या आपको ऑक्सीजन की जरूरत हो तो एम्बुलेंस में आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अब हम पहुंचे राम मनोहर लोहिया अस्पताल। यहाँ पर एम्बुलेंस वाले से बातचीत में हमने उसे बताया कि हमें करोल बाग से अपने पेशेंट को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाना है। उसने हमसे किराया मांगा 4,500 रुपए। ऑक्सीजन इसके पास भी नहीं थी, और जब हमने पूछा कि अगर कोविड-19 पेशेंट ना हो तब कितना किराया, उसने कहा 1,000 रुपए। हेलो भैया, गाड़ी के पास खड़ा हूँ, आपकी किधर हैं आप? ये करोल बाग से लाना है एक पेशेंट को। यहीं आ रहा है, मैं लेकर आना है। ऑक्सीजन नहीं चाहिए। नहीं कोविड है। कितने पैसे लगेंगे? हाँ हाँ, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है अभी एज सच। कितने? 4500 रुपए। कोविड पेशेंट है सर। हाँ नहीं कोविड पेशेंट है, लेकिन करोल बाग तो कोई दूर नहीं है ना भैया। कोविड का फिलहाल यही है। अच्छा अच्छा, लेकिन बहुत ज्यादा ही बता रहे हैं आप तो। और अगर नॉन कोविड होता तो कितने पैसे लगते हैं फिर? नॉन कोविड का? हाँ 1000 रुपए लगता है। अच्छा, नॉन कोविड का सिर्फ 1000 रुपए लगता? हाँ जी सर। वही मैं एक्चुअली 2-3 जगह फोन भी किया था, कोई किलोमीटर डिसाइड नहीं है क्या? सब जगह अलग अलग रेट मिल रहे हैं। कितना मिल रहा है सर? कोई बता रहे 6,000 रुपए, कोई 7,000, वही आप 4500 बता रहे हैं। जो सबसे कम प्राइस है मैंने वही बताया। ठीक है भैया, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, एक बार बता देता हूँ उनको फोन करके। अब सोचिए जरा, अगर ये प्राइस कम है तो ज्यादा क्या होगा। एक एक बाद एम्बुलेंस वालों से हमारे संवाददाता मनोज वर्मा बात करते चले गए। इंसान तो कई दिखे मगर मानवता ना के बराबर दिखी, और हद तो तब हो जाती है जब पता चलता है कि इतना किराया मांगने के बावजूद उनके पास ऑक्सीजन तक नहीं है। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन, इस वाले में ऑक्सीजन है नहीं। जनकपुरी से एक पेशेंट को लाना हो तो कितने पैसे लगेंगे? जनकपुरी से लाना? हाँ कम से कम 7,000 रुपये। कम से कम 12-15 किलोमीटर ही है भैया। भैया देखो, मैं आपसे झूठ नहीं बोला, आप अंदर से भी बुक करके जाओगे ना, वो भी इतने ही पैसे बताए, क्योंकि यहाँ से जा रहा है बंदा, वहाँ से फिर लेके आएगा। ऑक्सीजन है आपके पास? ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन किसी भी एम्बुलेंस में नहीं मिल रही है। पता नहीं सर कितनी किल्लत क्यों आ रही है ऑक्सीजन की। अभी हम न्यूज़ पे देख रहे हैं मंडावली में ये सिर्फ वहाँ पे भीड़ लगी हुई है, वो वहाँ भी डबल इसी एम्बुलेंस में ऑक्सीजन, इस वाले में ऑक्सीजन है नहीं? पता नहीं, पता कर लेगा, वैसे है ही नहीं जाता देखो। और नॉन कोविड पेशेंट हो तो भी इतने पैसे लगेंगे? 7,000 रुपये। आजकल रेट का नहीं समझ में आ रहा। रेट लिस्ट कोई डिसाइड नहीं है क्या भैया? पता नहीं सर, हम तो देखो ड्राइवर आदमी। हाँ मैं समझ गया। 7,000 रुपये तो बहुत। जो हमें बोल रखी, देखो अभी कल अंदर से वो हरिशंकर है किया तो एम्बुलेंस करवाया, लेकिन यहाँ से पचकुनिया के 6,000 रुपये में बुक करके दे दीजिए। पंचकुला तो ये रहा 6,000 रुपये में। मतलब जब राजधानी दिल्ली में एम्बुलेंस वालों ने इतनी अंधेर नगरी मचा रखी है तो बाकी जगहों की कल्पना आप खुद कर सकते हैं। मगर हम यहाँ नहीं रुके। इसके बाद हम देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स गए। वहाँ पर जो बातें सामने आई वो और चौंकाने वाली थी। तो लाना हो तो कितने चार्ज लगेंगे? ऑक्सीजन तो मिल ही नहीं रही है ना कहीं। किसी भी एम्बुलेंस में ऑक्सीजन क्यों नहीं है? ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा। आपको भी नहीं मिल रही है? किसी भी एम्बुलेंस में फोन पे ही पता कर रहा हूँ, कहीं ऑक्सीजन नहीं आ रही है।
अभी ऐसा जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर हाँ कोविड ही है। जितनी भी एम्बुलेंस को फोन कर रहा हूँ ऑक्सीजन के लिए, सब मना कर दे रहे हैं। ऑक्सीजन आ नहीं रहा है भाई साहब, आज साइड में 1 हफ्ता हुआ जा रहा है। 1 हफ्ते से किसी एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं है? एम्बुलेंस में भी नहीं है, और हो सके 2-4 सालों में कम पड़ गई है। अच्छा, 4000 रुपए पूछ, सरोजनी नगर तो यही है। मैं समझ गया। मतलब अगर पेशेंट को कोरोना है तो उससे 4 गुना ज्यादा पैसा वसूला जाएगा, लेकिन अगर नहीं है तो 1000 में काम हो जाएगा। अब बताइए कि एम्बुलेंस के 2 अलग अलग दाम क्यों हैं? इस पूरी पड़ताल से कई बातें सामने आई। पहली ये कि एम्बुलेंस वालों तक के पास ऑक्सीजन नहीं है। दूसरी ये कि कोविड और नॉन कोविड मरीजों के लिए अलग अलग किराया है। तीसरी और सबसे क्रूर बात यह है कि एम्बुलेंस वाले लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनका खून चूसने का काम कर रहे हैं। वक्त की मांग यही है कि इन गिद्धों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए ताकि इनका दिमाग ठिकाने पर आ सके। दिल्ली से संवाददाता मनोज वर्मा की साहसी रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए अगर मान लीजिए आपको खुदा ना खास्ता कोरोना हो जाए तो उससे बचाने के लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं? पहली वैक्सीन है। अगर सांसों या ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम होने लगे तो ऑक्सीजन है, और फिर कहा जा रहा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन है। आप हर राज्य में चले जाइए, ऑक्सीजन की किल्लत आपको साफ तौर पर दिखेगी। वैक्सीन पहुंची नहीं है और रेमडेसिविर इंजेक्शन हर राज्य में आप जाकर देख लीजिए, इस इंजेक्शन की किल्लत है। रिपोर्ट। ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, मरीजों की भर्ती नहीं हो सकेगी। अस्पताल के बाहर लगा ये नोटिस उन सरकारों के मुंह पर तमाचे की तरह है जो दावा कर रही हैं कि सब ठीक है। ये नोटिस लगा है मध्य प्रदेश के कटनी जिले की आदर्श कॉलोनी के श्री राम मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के बाहर, लेकिन जिला प्रशासन का अब भी दावा है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। ऑक्सीजन की ऐसी कोई कमी नहीं है, थोड़ा सा कई बार शॉर्टेज होती है, लेकिन उसे तुरंत पूरा कर लिया जाता है। जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से मैनेज करके तो पर्याप्त ऑक्सीजन सप्लाई रहती है। रही बात श्री राम हॉस्पिटल की, उनकी ज़रूरत के हिसाब से दिया जाता है, कभी 5, कभी 7, कभी 2, लगातार दिया गया ऑक्सीजन। हमारे पास पूरा डिटेल है, लिस्ट है, सारी चीज़ें हैं। ये दूसरी तस्वीर है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा इलाके की, जहां शारदा अस्पताल में कुल मिनटों की ऑक्सीजन बची थी। अस्पताल ने गुहार लगाई और पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जैसे तैसे टैंकर पहुंचाए। ग्रेटर नोएडा स्थित शारदा अस्पताल में कुछ ही मिनटों की ऑक्सीजन बची थी, जिसके बाद अस्पताल के मालिक प्रदीप गुप्ता ने नोएडा पुलिस प्रशासन को SOS सेंड किया और नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने अपने पुलिस प्रशासन को इस बारे में जानकारी दी और पुलिस जो है वो तुरंत हरकत में आई। ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है, कुछ ऐसा ही नोएडा प्रशासन ने भी किया, जहां पर वक्त रहते शारदा अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर 2 ऑक्सीजन की जो टैंकर्स हैं उनको पहुंचाया गया। और ये तीसरी तस्वीर है बिहार की राजधानी पटना की, जहां महावीर मंदिर अब प्रसाद नहीं ऑक्सीजन बांट रहा है। ये 3 तस्वीरें 3 राज्यों की हैं, लेकिन कहानी तो वही है कि ऑक्सीजन की कमी है। हालांकि जनता से लेकर कोर्ट तक यही कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन पर्याप्त है, लेकिन रोज बरोज ऑक्सीजन की कमी से हो रही मौतों का जवाब तो अब कोर्ट भी मांग रही है। ऐसी ही दूसरी कड़वी सच्चाई है जीवन रक्षक दवाओं की कमी की। एक दवाई जो डॉक्टर लगातार लिख रहे हैं वो है रेमडेसिविर। 3000 का इंजेक्शन अस्पतालों से गायब है, लेकिन ब्लैक मार्केट में 40,000 तक में आसानी से मिल रहा है। उत्तराखंड के कोटद्वार में ऐसी फैक्ट्री पकड़ी गई है जो नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाकर महंगे दामों पर बेच देती थी। दिल्ली, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में इसी फैक्ट्री से बनाए गए 2000 नकली इंजेक्शन बेचे गए थे। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने इस मामले का पर्दाफाश किया है। पुलिस की टीम को पता चला कि कोटद्वार के अंदर फेक रेमडेसिविर बनाई जा रही है और उसके बाद जब वहां पर छापा मारा गया तब एक आदित्य गौतम नाम के शख्स के बारे में पता चला और जब उसकी फैक्ट्री पर छापा मारा गया तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वहां से ये सब कुछ बरामदगी की गई है। ये खाली बॉटल्स हैं रेमडेसिविर की, ये आप देख सकते हैं, ये बॉटल के कैप है यहाँ पर और
पूरा का पूरा जो सामान है कोट द्वार की उसी फैक्ट्री से बरामद किया गया है, जहां से आदित्य गौतम नाम का वो शख्स जो कि फार्मा का काम करता है, उसकी दवाइयों की फैक्ट्री थी, उसे गिरफ्तार किया गया। और पूरी चेन में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किया गया एक शख्स ये सामने खड़ा हुआ है जो कि इस पूरे मामले के अंदर शामिल था। राहत की खबर यह है कि सरकार ने 4,50,000 रेमडेसिविर इंजेक्शनों के आयात को मंजूरी दे दी है, जिसकी 75,000 वायल आज ही भारत पहुंच रही हैं। इसके अलावा भारत में भी रेमडेसिविर के उत्पादन की क्षमता 38 लाख प्रतिमाह से बढ़ाकर 1 करोड़ 3 लाख प्रतिमाह कर दी गई है। यानी आने वाले वक्त में रेमडेसिविर की कमी नहीं होगी। लेकिन ऐसे केसों का क्या करेगी सरकार? दिल्ली से सटे नोएडा में एक डॉक्टर समेत 3 लोग पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। डॉक्टर इमाम और उसके सहयोगी दिल्ली के अस्पतालों में रेमडेसिविर जारी करवाते थे और उन्हें 25 से 35,000 में बेचते थे। 3 व्यक्तियों को रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए 3 वायल्स के साथ गिरफ्तार किया गया। इसमें 3 व्यक्ति मुजीब, हमजा तथा डॉक्टर इमाम को गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर इमाम के माध्यम से ये ऐसे गैर ज़रूरतमंद पेशेंट से जिनकी आवश्यकता के उपरांत जो है उनके पास इंजेक्शंस बच गए हों या उन्हें आवश्यकता ना हो, उनसे ये इंजेक्शंस नॉर्मल रेट्स पर खरीदते थे और उससे जो है करीब 35,000 रुपये में मार्केट में बेचते थे और प्रॉफिट शेयर करते थे। बड़ा सवाल यह है कि जब अस्पताल वाले ही ब्लैक मार्केटिंग में उतर आएंगे तो भला मरीजों तक राहत कैसे पहुंचेगी? सरकारों को इसकी जवाबदेही का भी सिस्टम तैयार करना चाहिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।